पेपर नंबर कौन सा आज अपना 293 है ना, और इसमें जो इंग्लिश वाले 25 क्वेश्चन है वो अपने हल करने वाले, ध्यान दीजिएगा, अच्छे अच्छे बेहतरीन लेवल वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं भाई, अपने क्वेश्चन नंबर है, फर्स्ट क्वेश्चन अपने 76 नंबर का वाक्य है, देखो क्वेश्चन में 76 नंबर क्वेश्चन में पूछा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। पहला ही अपना क्वेश्चन किससे रिलेट कर रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना। तो इसमें पूछा क्या है, इसने अफेक्टेड बाय एन अनडिजायरेबल कंडीशन। अच्छा, जो किसी चीज से अफेक्ट कर रखा है, लेकिन जो जिस चीज से अफेक्ट हो रखी है वो कंडीशन डिजायरेबल है अनडिजायरेबल है, जिसको हम चाहते नहीं है, डिजायर करने का मतलब तो चाहते हैं, अनडिजायर है जिसको हम नहीं चाहते हैं, है ना। जो कंडीशन जो हमें अफेक्ट कर रही है वो किसी अनडिजायरेबल है, और या फिर वो अनप्लेजेंट फीलिंग है, वो फीलिंग अच्छी नहीं है, खराब फीलिंग है, तो उस कंडीशन के लिए बोला जाता है स्ट्रिकन। जैसे कोई आदमी गरीबी से पीड़ित है मान लिया, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉवर्टी स्ट्रिकन, पॉवर्टी स्ट्रिकन। ओके, तो बेटा इस शब्द का ओवरऑल जो मीनिंग बनता है ना स्ट्रिकन का, इसका मतलब होता है ग्रस्त या पीड़ित। इसको ग्रस्त भी कह सकते हैं और पीड़ित भी कह सकते हैं। तो स्ट्रिकन अगर किसी भी शब्द में लगा रखा हो ना साथ में, तो इसका मतलब होता है जो फीलिंग्स आ रही है वो नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, अनप्लेजेंट फीलिंग्स, है ना। अच्छा, कैंसिल का मतलब रद्द करना होता ही है। इसके अलावा मॉडेस्ट है तो कैसा होता है, एवरेज। अगर किसी बंदे को किसी काम में मॉडेस्ट सक्सेस मिला है, तो कितना सफलता मिला है उसको, मॉडरेट, बहुत ज्यादा नहीं, मॉडरेट है, हाँ थोड़ा बहुत, यानी जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, जिसको अपन एवरेज भी बोल सकते हैं। इनडिफरेंट का मतलब किसी काम में इंटरेस्ट ना लेना, उदासीन होना। इसके लिए एक शब्द और हो सकता है डिसइंटरेस्टेड। एक तो होता है अनइंटरेस्टेड, एक होता है डिसइंटरेस्टेड। तो इसके लिए बेटा किस शब्द का यूज कर सकते हैं अपने, डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड। ओके, और इसी के लिए एक बेहतरीन सा शब्द अपन और यूज कर सकते हैं, वो क्या है, नॉन चैलेंज। के लिए एक शब्द यूज कर सकते हैं अपने, नॉन चैलेंज। तो इनडिफरेंट का मतलब उदासीन, और डिसइंटरेस्टेड का मतलब भी उदासीन, और नॉन चैलेंज का मतलब भी क्या चीज होता है, उदासीन। ठीक है ना, तो हमारा आंसर इसमें बन गया सी। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में क्या बोल रखा है भाई। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या पूछा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। हमें जो भी शब्द दे रखा है हमें उसका एंटोनिम बताना है ना। तो बेटा शब्द क्या दे रखा है इसने, मेटिकुलसली, है ना। तो अगर कोई काम मेटिकुलसली किया गया है तो बहुत ज्यादा ध्यान से किया गया काम। मेटिकुलस का मतलब होता है एक एक नुआंसेस, एक एक बारीकी को उसमें ध्यान में रखा गया है, उसको बोला जाता है मेटिकुलसली करना किसी काम को। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ध्यान नहीं दिया गया, बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया, तो केओटिकली, केओटिकली हो जाएगा। अच्छा, अब बेटा इसके साथ साथ मैं आपको दो शब्द बताना चाहूंगा कि केओटिकली वर्ड का एक्चुअली जन्म किससे हुआ है। इस शब्द का जन्म हुआ है केओस, केओस से। और केओस के लिए एक शब्द और बताता हूं मैं आपको, अनार्की। केओस का मतलब क्या होता है, अनार्की। बेटा केओस और अनार्की का मतलब होता है कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है, अराजकता, अव्यवस्थित तरीका, उसको बोलते हैं केओस। अच्छा, केओस से क्या बन गया, केओटिक। इसी से क्या बन गया, केओटिक। और बेटा जब केओटिक को एडवर्ब में चेंज किया तो क्या बन गया, केओटिकली बन गया, केओटिकली। समझ में आ गई बात। अच्छा, सीरियन, सीरीन भी जिसको बोलते हैं, सीरियन भी बोलते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है सीरीन। सीरीन का मतलब होता है शांत, बिना किसी मतलब किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रहा, उस कंडीशन को बोलती है सीरीन। अगर आप कहीं पर बैठे हो किसी एकांत में, और आपको किसी मंदिर वगैरह में, मस्जिद में, दरगाह में बैठे हो और आपको वहां पर सीरीन फील हो रहा है, तो आपको कैसा फील हो रहा है, एकदम शांत, तो उसको बोलते हैं पीसफुल, तो बोलते हैं पीसफुल। ट्रैंक्विल भी जिसको बोल सकते हैं अपने, ट्रैंक्विल, है ना। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, शांत। और बेटा इसको शांति बनाना है तो क्या बना दो, ट्रैंक्विलिटी बना दो, ट्रैंक्विलिटी बना दो। ठीक है ना। अच्छा, प्रूडेंट शब्द में एल वाई जोड़ने से प्रूडेंटली बना। अब बेटा प्रूडेंट आदमी कैसे होते हैं, बुद्धिमान, बुद्धिमान आदमी, जिसको अपन क्या, दो अच्छे अच्छे शब्द दूंगा मैं इसके लिए आपको। एक तो है सैपियंट, सैपियंट, और एक होता है जुडिशियस। एक शब्द क्या चीज है, जुडिशियस। बेटा इन दोनों शब्दों का ही मतलब क्या होता है, प्रूडेंट, बुद्धिमान, समझदार। ठीक है ना। अगर ये एडवर्ब है तो इनमें एल वाई जोड़ देंगे तो बेटा ये दोनों भी क्या बन जाएंगे, तो बन जाएंगे। ठीक है ना। मेस्मेराइज करने का मतलब क्या होता है, सम्मोहित कर लेना, किसी को मंत्रमुग्ध कर लेना। मतलब किसी बंदे के गायने से, किसी की अपीयरेंस को देख करके, किसी जगह को देखकर हम सब वाह क्या दृश्य है भाई, तो हम उस कंडीशन को देखकर क्या हो गए, मेस्मेराइज हो गए। और इसी मेस्मेराइज के लिए अपन एक शब्द यूज कर सकते हैं, स्पेल बाउंड। कौन सा शब्द है बेटा, स्पेल बाउंड। इसके लिए अपने एंचेंट वर्ड का यूज भी कर सकते हैं भाई, एंचेंट, एंचेंट। ठीक है ना।
तो एंजेंट का मतलब भी वही हुआ और इसी स्पेल बाउंड का मतलब भी वही हुआ और मेस्मेराइज का मतलब भी वही हो जाएगा, मंत्र मुग्ध कर लेना, किसी को सम्मोहित कर, ठीक है ना। तो चलते अभी क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 78 पे। क्वेश्चन नंबर अपना है 78, देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। 78 नंबर, होमोफोन अप्रोप्रिएट होमोफोन। होमोफोन समझते हो आप किसको बोलते हैं? शब्दों का उच्चारण तो सेम है लेकिन जिनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर शब्द देखो वेन, यहाँ पर भी वेन, यहाँ पर भी वेन और यहाँ पर वेन। तो इसको तो मैं चलो दौड़ में से अलग निकाल देता हूँ क्योंकि इसका मीनिंग तो 99% हम जानते हैं, है ना। इस वेन का मतलब या तो कब बनेगा और या जब बनेगा। बाकी तीनों के बारे में आप देखो, इस वेन का मतलब होता है घटना। अगर आपने, आपको याद आ रहा है मैंने क्लास में वैक्स एंड वेन शब्द करवा रखा है आपको, है ना, वैक्स एंड वेन। तो बेटा वैक्स का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना। इसका मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना। और बेटा वेन है तो डिक्रीज करना। आपको याद आ रहा है मैंने ये कब करवाया था आपको? इसके साथ एग्जांपल क्या दिया था? जब नया चंद्रमा फर्स्ट मून न्यू मून होता है, फिर वो दूज का होता है, तीज का होता है, पंचमी का होता है, तो बढ़ता जाता है धीरे धीरे, और फिर फुल मून होने के बाद, पूर्णिमा का होने के बाद घटता जाता है। तो वो क्या करता है? चंद्रमा वैक्स करता है और फिर वेन करता है। तो वैक्स और वेन का मतलब घटना और बढ़ना हो जाएगा। अच्छा बेटा, इस वेन का मतलब दो होता है, इसके दो अर्थ होते हैं। इस वेन का एक मतलब होता है मूड, मिजाज, टेम्पर किसी बंदे का। एक तो होता है इसका मतलब मूड या टेम्पर। एक बेटा इसका मतलब होता है, इसी वेन का एक मतलब और होता है, नसें होती है हमारी बॉडी में, नसें, नाड़ियां, उनको भी वेन बोलते हैं, वेन्स, है ना। वेन्स क्या करती है? वेन्स कैरी ब्लड, कहां पर? हमारे ब्रेन में, है ना। तो मैं ये सेंटेंस ऐसे बोल सकता हूँ, वेन्स कैरी ब्लड टू आवर ब्रेन, है ना। अच्छा, इसी वेन का एक मतलब लाइन भी हो सकता है। अब नसें वो किसकी तरह से है? रेखा की तरह तो है ना, तो लाइन भी बोल सकते हो, है ना। यहाँ पर मैं आपको एक मुहावरा बताना चाहूंगा वेन शब्द का यूज करते हुए, ह्यूमरस वेन। ह्यूमरस ह्यूमरस वेन, इसका मतलब क्या होता है? किसी बंदे के बोलचाल में, स्पीच में, किसी बंदे के लिखने में, या किसी बंदे के कैरेक्टर में किसका गुण हो, किसकी क्वालिटी हो, हंसी मजाक करने की, तो उसको बोलते हैं ह्यूमरस वेन। क्वालिटी डाल देना, किस चीज की क्वालिटी डालना बोलने में, अब वो क्वालिटी किसकी है? ह्यूमर की, हंसी मजाक की, ठीक है ना। लेकिन किस में? या तो आपके स्पीच में, या फिर आपके कैरेक्टर में, और या फिर आप कोई स्टोरी वगैरह, नॉवल वगैरह कुछ भी लिखते हो, लेकिन आपका वो लिखने का स्टाइल कैसा है? हंसी मजाक वाला, तो उसको बोलते हैं ह्यूमरस वेन, ठीक है ना। अच्छा, और इस वेन का मतलब क्या होता है? इस वेन के दो अर्थ होते हैं भाई। इस वेन का एक मतलब होता है बेकार हो जाना की, यू ट्राइड एवरीथिंग, आपने कितने प्रयास किए, एवरीथिंग, बट एवरीथिंग इन वेन, कोई फल नहीं निकला। तो उस इस वेन का मतलब हो गया फ्रूटलेस, कोई काम किया आपने लेकिन उसका कोई फल नहीं निकला, यानी वो चीज आपके लिए कैसी साबित हुई? फ्यूटाइल, बेकार। इसी वेन का एक मतलब होता है घमंड, वेन का मतलब प्राउड, इसी का मतलब होता है होटी। और बेटा एक शब्द होता है एरोगेंट, जो मैं आपको नहीं बताना चाहता क्योंकि वो 20 बार अपन क्लास में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एरोगेंट का मतलब भी क्या होता है? घमंडी। अच्छा, आपने अगर वो 7वीं 8वीं क्लास में स्टोरी पढ़ी है, वेन स्टेग, घमंडी बारासिंगा, तो बेटा उसकी स्पेलिंग यही तो हुआ करती थी ना, है ना। तो इस वेन का मतलब होता है घमंडी। अब मुझे यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या आना चाहिए? सेंटेंस पढ़ के देखो, इन चारों में से, इसको तो छोड़ ही दो, इन तीनों में से देखो कौन सा शब्द आएगा। डॉक्टर्स ने क्या किया? गेव हिम मोर पावरफुल ड्रग्स, डॉक्टर ने उसको क्या दिया? पावरफुल ड्रग्स। अच्छा, देने के पीछे कारण क्या था? होप थी कि मतलब पावरफुल ड्रग देंगे तो बंदा ठीक हो जाएगा, और उनको उम्मीद क्या? ही माइट रिकवर, कि वो ठीक हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, होप कितने प्रकार की हो सकती है? होप दो प्रकार की है, या तो फ्रूटफुल है और या फ्रूट लेस है। मुझे आशा है, मेरी, मुझे किसी चीज को लेकर उम्मीद है, तो मेरी उम्मीद दो प्रकार की है, या तो मेरी उम्मीद कामयाब होगी और या मेरी उम्मीद फेल हो जाएगी। तो इसमें कामयाब होने के लिए तो कोई शब्द दे नहीं रखा, लेकिन फेल होने के लिए तो दे रखा है। तो फेल होने के लिए कौन सा शब्द है? वेन है। तो बताओ वो होप कैसी है? वहां पर वेन होप है, यानी उस उम्मीद का कोई फायदा निकलने वाला है कि नहीं? कोई फायदा नहीं होने वाला, उसकी वो उम्मीद जो डॉक्टर्स की है वो बेकार है। समझ में आ गई बात? तो चलो चलते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है बेटा एक्टिव वॉइस। इट मींस दिया हुआ सेंटेंस हमारा किस में होगा? पैसिव वॉइस में, और हमें फ्रेम क्या करना है? उसका एक्टिव वॉइस फ्रेम करना है। अच्छा, जब भी वॉइस का सवाल हो, आपको सिर्फ एक ही शब्द पे ध्यान देना है, वर्ब देखना है। तो इसमें क्या दे रखा है देखो, वर, बीइंग और मेड।
अब हमें वोज वर्ब को किस में चेंज करना है, डिड बनाना है कि नहीं बनाना, नहीं बनाना। अगर वोज वर्ब और इज आर एम और वोज वर्ब के साथ या तो आईएनजी दे रखा हो और या बीइंग दे रखा हो, तो बेटा इज आर एम वोज वर्ब को इज आर एम वोज वर्ब ही रखना है। और अगर इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म हो तो इज आर एम का डू डज बना दो, और वोज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म हो तो डिड बना दो। लेकिन बेटा देखो बीइंग दे रखा है अपने ना, तो हमें वोज वर्ब का वोज वर्ब ही रखना पड़ेगा। अच्छा, और बीइंग इसका क्या करना है, बीइंग में जो आईएनजी है वो इसमें जोड़ देंगे, लेकिन आईएनजी जोड़ने से पहले मेड को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, पहली फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो बेटा जहां पर भी वोज वर आ जाए और मेकिंग आ जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें कहां पर है, देखो भाई इसमें तो सीधा मेड दे रखा है, ये तो हो नहीं सकता। वोज मेकिंग आ गया ना बेटा, ये रहा, है ना। अच्छा, यहाँ पर केन है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, और यहाँ पर देखो हैजमेड है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ईच कैंडिडेट है वो किधर चल जाएगा, पहले आ जाएगा, और जो टॉल प्रोमिसेस है ये बेटा बाद में चल जाएगा वर्ब। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ईच कैंडिडेट वाज मेकिंग टॉल प्रेमिसेस। और टॉल प्रोमिसेस का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े वादे, उसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉल प्रोमिसेस, ठीक है ना। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर अपना 80 देखते हैं क्या बोल रखा है 80 नंबर पे। मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम, बेटा क्या पता लगाना है हमें, मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम का कहां से है, जो हमें अंडरलाइन सेगमेंट, जो भी सेगमेंट अंडरलाइन कर रखा है ना यहां से लेकर यहां तक, इन सारे शब्दों की जगह हमें क्या उठाना है, मुहावरा उठाना है। इन चारों में से एक मुहावरा वो है जिसका मतलब ये बनता है, समझ में आ गई बात। तो दे क्या रखा है इसने, मोस्ट ऑफ द पीपल से ज्यादातर लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सम पीपल फाइट, कुछ लोग फाइट करते हैं, किसके लिए, फॉर द कोज, जो भी कोई काम है उसके पक्ष में, फॉर है तो उसके किसी के पक्ष में लड़ाई करना या खिलाफ, पक्ष में, और फाइट अगेंस्ट है तो खिलाफ लड़ाई करना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी कोज, किसी कारण के लिए लड़ाई करते हैं, उसके पक्ष में लड़ाई करते हैं, परंतु परंतु मोस्ट ऑफ देम डोंट सपोर्ट इट, लेकिन ज्यादातर लोग सपोर्ट नहीं करते। तो करना तो चाहती है कि ये हो जाए तो बढ़िया है, वो हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ लिप सर्विस दे रहे हैं। लिप सर्विस का मतलब वर्ड्स बोल रहे हैं, लिप सर्विस मतलब शब्द बोल रहे हैं। देख भाई कोई तेरे साथ कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा, और कॉल करो तो फोन ही। तो उस आपके दोस्त ने आपको क्या दिया, लिप सर्विस, है ना। तो इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा लिप सर्विस। अच्छा, माइंड पीज एंड क्यूज का मतलब क्या होता है, बोलने से पहले सोचना, मतलब ये बात हर टू थिंक बिफोर स्पीक, बोलने से पहले सोचना कि मैं जो चीज बोल रहा हूँ उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है ना। तो माइंड ध्यान में रखना, पीज एंड क्यूज, अपने हर एक शब्द का ध्यान रखना कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो अप्रोप्रिएट है या अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब स्पेयर, स्पेयर मतलब बचा के रखना, रोड, रोड का मतलब ऐसे तो वो होता है, छड़ होता है ना रोड का मतलब, लेकिन अपने यहाँ पर छड़ी मान लो, हम छड़ी को तो बचा रहे हैं, एंड स्पॉइल द चाइल्ड, और बच्चे को हम बिगाड़ रहे हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, बचपने में छड़ी की जरूरत है तो लगा दो, ताकि बड़ा होकर के वो गड़बड़ी ना, है ना। तो इसका मतलब है, इफ यू वाना कीप योर चाइल्ड इन डिसिप्लिन, अगर आप अपने बच्चे को डिसिप्लिन में रखना चाहते हो, देन यू विल हैव टू पनिश, तो आपको उसे कई बार पनिश भी करना पड़ेगा, है ना। तो डिसिप्लिन में अगर बच्चे को किस लिए पनिश, आपको किस लिए पनिश का यूज करना पड़ेगा, ताकि जब वो एडल्ट बने, बड़ा बने, तो कैसा बने, अच्छा, ठीक है। अच्छा, आउट ऑफ फ्राइंग पेन और ऑन टू द फायर, ऑन टू नहीं बेटा, ये इनटू होना चाहिए, इनटू द फायर। अच्छा, फ्राइंग पैन तो जानते हो ना, कढ़ाई जिसमें अपन सब्जी वगैरह बनाते होते हैं, तो उससे तो कोई चीज कहाँ आ गई, बाहर, और इनटू मतलब अंदर किस में चली गई, आग के। तो अगर कोई चीज फ्राइंग पैन में पड़ी हुई है तो मुसीबत में तो पहले से है, क्योंकि फ्राइंग पैन में तो गर्मी लग रही है, उसको नीचे आग जल रही है। लेकिन वहां से निकल कर आग में चला जाए तो और ज्यादा बुरी हालत में फंस गया, तो मतलब क्या हुआ, बंदा कहाँ पहुंच गया, बेड टू वर्स चला गया, बेड टू वर्स। बेड बुरा तो पहले ही था, और भी खराब हो गया हालत, उसको बोलते हैं आर आउट ऑफ फ्राइंग पैन और इनटू द फायर। समझ में आ गई बात। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में क्या बोल रखा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में क्या बोला है। एक्टिव वॉइस, बेटा इसमें देखो फिर से एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन दे रखा है ना। और वॉइस का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें वर्ब को देखना पड़ेगा, तो इसमें वर्ब क्या दे रखा है, हैड बीन ड्रॉप्ड, है ना। मैं बीन के लिए, बीन शब्द के साथ आपको दो चीजें बताना चाहूंगा, एक तो ये और एक ये। जब भी कभी आपको बीन वर्ब का यूज किया हुआ मिले, तो इसके साथ अगर मेन वर्ब लगा रखी होगी तो बेटा दो ही फॉर्म्स पॉसिबल है, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर इस बीन के साथ थर्ड फॉर्म है तो बेटा वो हर हाल में वो सेंटेंस आपका
पैसिव का होगा, और अगर आईएनजी है तो वो हर हाल में सेंटेंस आपका किस में होगा, एक्टिव का होगा, ठीक है ना। तो अपने पास क्या दे रखा है, देखो इसने हैड बीन और बी थर्ड दे रखा है, तो सेंटेंस हमारा पैसिव का है। एक्टिव बनाएंगे तो क्या करेंगे बेटा, इस बीन को हटा देंगे, सीधा ही है जब हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो ऐसा ऑप्शन पकड़ लो जिसमें हेड के साथ थर्ड फॉर्म हो, और ये वाला पार्ट किधर हो, इधर हो, और जो इधर वाला पार्ट है वो किधर हो, वो वाला पार्ट इधर आ जाए। समझ में आ गई बात। तो देखो बेटा हेड प्लस बी थर्ड कहाँ पर है, हेव दे रखा है, गलत हो गया। बीन को हटा ही नहीं रखा तो गलत हो गया। और यहाँ पर देखो बेटा हेड प्लस बी थर्ड, यहाँ पर क्या बीमारी है बेटा, हेड तो दे रखा है लेकिन साथ में थर्ड फॉर्म नहीं दे रखी। ऑप्शन तो कौन सा बच गया, ऑप्शन तो सी बच। समझ में आ गई बात। और यहाँ पर देख लो जो इसके बाद वाला है उसको पहले ला रखा है, और जो पहले वाला शब्द है वर्ब से उसको बाद में ले जाओ। यही हमारा, समझ गए बात को। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्वेश्चन नंबर 82 पे देखते हैं क्या बोल रखा है। इसमें दे रखा है भाई, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। कोई एक सेगमेंट है, कोई एक पार्ट है जिसको क्या कर रखा है, अंडरलाइन, और हमें उसको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट मतलब बदलना है उसको। तो बेटा शब्द क्या दे रखा है इसने, दैट इट हैड बीन। समझ में आ गई बात। तो पहली बात तो ये बताओ इधर वर्ब की फॉर्म कौन सी है, मरमर में क्या जोड़ रखा है, ईडी जोड़ रखा है, तो वर्ब की फॉर्म कौन सी है, सेकंड। बोले तो टेंस कौन सा है, पास्ट है ना। तो आगे हमें टेंस कौन सा चाहिए, पास्ट ही चाहिए। तो अब इसमें देखो ये इट है, ये तो हो गया अपना सब्जेक्ट, ठीक है। और हेड है, ये क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि साथ में बीन दे रखा है ना। तो बीन है ये तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और हेड है ये क्या चीज है, हेल्पिंग वर्ब है। और हमें ये पता है कि हेड अगर हेल्पिंग वर्ब है तो पास्ट टेंस, हेज होता तो प्रेजेंट होता, और हेड है तो पास्ट है। तो यहाँ पर हेड दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट टेंस का वाक्य दे रखा है यहाँ पे। अच्छा, अब दिस तो आ नहीं सकता भाई, दिस तो आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता, कि बेटा जब यहाँ पर पास्ट टेंस दे रखा है तो आगे दिस है वो किस में चेंज होना चाहिए, दैट में चेंज होना चाहिए, है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नो एक्शन, नो करेक्शन रिक्वायर्ड हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि इसमें इट हेड क्यों नहीं आ सकता भाई, ये आपके दिमाग में आ रखा है भाई, हेड ये भी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इट हेड, भाई इसमें हेड क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हेड ये भी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी तो पास्ट टेंस है, और इट है इसमें सब्जेक्ट। अच्छा अब सुनो, हेड वर्ब का जन्म किससे हुआ है, हैव से। अगर हेज है और हेड मेन वर्ब हो तो इसका मतलब है इसके पास है कोई चीज। हैज ए हेड वर्ब का मतलब क्या होता है, इसके पास कोई चीज है। और हमने मेन वर्ब किसको मान रखा है, बी को। तो बी का मतलब क्या होता है, कोई चीज हो चुकी है या कोई चीज बन चुकी है। तो यहाँ पर बताओ कोई बात हो चुकी है उसके बारे में बात हो रही है, या इट के पास क्या है इसके बारे में बात हो रही है, हो चुका है उसके बारे में बात हो रही है। इट हैड बीन, ये हो चुका है, क्या हो चुका है, बहुत ही मुश्किल हो चुका है। तो यहाँ पर किसी चीज के होने या बनने के बारे में बात हो रही है, ना कि किसके पास क्या चीज है, पजेशन के बारे में बात थोड़े ना हो रही है। तो जब पजेशन के बारे में बात नहीं हो रही है तो बेटा अपने हैव वर्ब का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम बी वर्ब का यूज। और बी वर्ब मैं एक तरफ तो बोल रहा हूँ बी वर्ब का यूज करूंगा, और लगा बीन रहा हूँ, कारण बता सकते हो क्यों, क्योंकि हमने बी की थर्ड फॉर्म का यूज कर रखा है, और थर्ड फॉर्म के साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या लगा रखी है, हेड। बेटा हेड क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि इसके पहले टेंस कौन सा है, पास्ट है, तो बेटा पास्ट के साथ में हेज और हेव तो लगा नहीं सकता, तो हेड लगा। यही हमारा नो करेक्शन रिक्वायर्ड हमारा, यानी जो भी शब्द दे रखा है वो अपने आप में सही है ना। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 82 पे देखते हैं क्या बोला है, 83 पे क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 83 पे क्या दे रखा है, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। अच्छा बेटा कोई एरर वाला सवाल है ना? तो ये अपना सेंटेंस दे रखा है और इसी सेंटेंस के चार टुकड़े कर रखे हैं, इसमें कौन सा पार्ट गलत हो सकता है। Woman has bought a black and a white shawl to wear with her new dress। अच्छा, खरीदा क्या है भाई, शॉल, ठीक है ना, और वो है कितने, एक ही। तो अगर एक ही चीज है तो बेटा आर्टिकल का यूज एक ही बार करना है। अगर मैं बोलूं ए सिंगर एंड म्यूजिशियन, आगे बेटा इज भी दे रखा है और आर भी दे रखा है, तो आपको इसमें इज लगाना है, क्योंकि आर्टिकल का यूज कितनी बार कर रहा हूं, एक ही बार। तो बंदा भी एक ही है, एक ही बंदा है जो सिंगर भी है, और वही बंदा साथ ही साथ में म्यूजिशियन भी है।
अगर बेटा मैं इसमें ए 2 बार लगा दूं तो जैसे मैं ये लिख दूं ए सिंगर एंड ए म्यूजिशियन। अब कितने बंदे हैं बेटा? अब ये 2 बंदे हो गए, जो सिंगर है वो कोई और बंदा है और म्यूजिशियन है वो कोई और बंदा। बेटा मुझे पता कैसे लगा कि वो 2 बंदे हैं? क्योंकि मैं आर्टिकल का यूज कितनी बार कर रहा हूँ? 2 बार। अगर मैं लिखूं द मैनेजर एंड डायरेक्टर तो कितने आदमी है वो? एक ही। और अगर मैं बोलूं द मैनेजर एंड द डायरेक्टर तो 2 बंदे, क्योंकि मैं दो द का यूज 2 बार कर रहा हूँ। यहाँ पर शॉल तो उसने एक ही खरीदा है ना, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे? मैं पहले वाले ए को तो सही मान लूंगा और बाद वाले ए को मैं गलत मानूंगा, क्योंकि एक ही शॉल है जो कुछ कुछ ब्लैक भी है और कुछ भाग उसका व्हाइट भी है। तो इसमें बताओ कौन से वाला गलत है? जो व्हाइट के साथ ए है वो गलत है। तो व्हाइट के साथ ए कहाँ पर दे रखा है भाई? ये वाला ए गलत है। तो ये पार्ट उत्तर पल्ले पड़ गई बात? क्लियर? चलो ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 83 पे, सॉरी 84। क्वेश्चन नंबर अपना 84 क्या बोलता है देखते हैं। तो इसमें भी एरर ही दे रखा है, ये तो ऑलरेडी एरर वाला क्वेश्चन है, पिगमेंट बना रखे है ना, और यहाँ पर दे भी रखा है एरर। तो क्या चीज है? ए लॉट ऑफ एडल्ट्रेंट्स आर केमिकल्स दैट कैन लीड टू एन रेंज ऑफ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। यहाँ पर ये शब्द क्या दे रखा है? रेंज। शब्द क्या चीज है? रेंज। बेटा रेंज का उच्चारण किससे शुरू हो रहा है? रे से। और रे होता है वो कॉन्सोनेंट है, वोवल है। मतलब ए आ है या फिर कै खे गैगेड है? ए आ तो नहीं है। तो बेटा जब ए आ की ध्वनि नहीं है तो यहाँ पर एन क्यों लगाएंगे? फिर ए लगाना चाहिए, ठीक है ना। अगर अनियन होता, एप्पल होता, इरेजर होता, ए आ से अगर कोई शब्द की ध्वनि शुरू होती है तब तो हमें एन का यूज करना है। और अगर कॉन्सोनेंट से अगर किसी शब्द की ध्वनि शुरू होती है तो हमें उसके साथ ए का यूज करना है। तो बेटा यहाँ पर रेंज के पहले ए होना चाहिए कि एन होना चाहिए? नेचुरल सी बात है, ए होना चाहिए। तो इसमें इसमें देखते हैं रेंज वाला पार्ट का, ये रहा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बेटा क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। समझ में आ गई बात? चलो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर अपना 85 में क्या 85 में है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कोई एक शब्द ऐसा मिलेगा बेटा जिसका स्पेलिंग कैसा होगा? गलत होगा। तो नॉलेज का स्पेलिंग तो ठीक है, KNOWLEDG, नॉलेज, ठीक है ना। वैल्यूइंग, वैल्यूइंग शब्द बच्चा लोग किससे बना है? वैल्यू से। किससे बना है? वैल्यू से। अब वैल्यू के लास्ट में क्या है? ई। तो अब इसमें करना क्या है? जब आईएनजी जोड़ना है तो बेटा ई को हटा देंगे अपने। जैसे मेक में आईएनजी जोड़ना है, जैसे मेक शब्द है, और बेटा अगर इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ई हटा देंगे यहाँ से। तो वैल्यूइंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा करेजियस, ये शब्द क्या है? करेज है, COURAGE, क्रेज। अब ई ओ यूएस जोड़ दो, क्रेज तो होता ही है ये, COURAGE, क्रेज। अब इसमें ओ यूएस जोड़ दो तो क्रेजियस बन जाएगा, ठीक है ना। विजडम शब्द अगर आपको याद आ रहा हो, वाइज से विजडम बनता है। वाइज बोले तो बुद्धिमान, ठीक है ना। वाइज बोले तो बुद्धिमान, और बुद्धि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विजडम, विजडम बोलते हैं। विजडम होता है। तो बेटा ये IUM नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए? OM होना चाहिए। ये हमारा विजडम हो जाए। समझ में आ गई बात? चलो भाई चलते हैं। हाँ यहाँ पर तो इसने यहाँ पर भी आई लगा रखा है, ज्यादा ही गलत कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर अपना 86 देखते हैं। क्या दे रखा है? अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हमें कोई इडियम दे रखी है और हमें उसका मीनिंग बताना है। तो लाइक ए केट, जैसे कि एक बिल्ली हो। लाइक का मतलब की तरह, किसकी तरह? बिल्ली की तरह। और वो है कहाँ पर? ऑन रूफ, छत पर। और वो छत कैसी है? टीन की बनी हुई। टीन कैसा है? हॉट, गर्म है। अगर किसी बिल्ली को गर्म टीन की छत पर मतलब चढ़ा दिया जाए तो वो शांति से आराम से बैठी रहेगी या उछल कूद करेगी? तो मतलब एक तरह से वो एजिटेट कर रही है, एक तरह से वो एजिटेट कर रही है, आंदोलन कर रही है, बगावत कर रही है, भागना चाहती है वहां से। वो टिक के बैठना चाहती है, भागना चाहती है वहां से। तो उसी को एजिटेशन करना बोलते हैं, बगावत करना, रिबेलियस हो जाना, रिबेल करना। रिबेल से क्या हो जाएगा? रिबेलियन होते हैं, ठीक है ना। रिबेलियन हो गए। और रिबेलियन करने वाले कैसे आदमी होते हैं? रिबेलियस नेचर के आदमी होते हैं, रिबेलियस होते हैं, ठीक है ना। तो बीइंग इन ए स्टेट ऑफ एजिटेशन, स्टेट माने हालत में, कैसी हालत में? एजिटेशन, बगावती होने की हालत में, एजिटेशन की हालत में होना। एजिटेशन का मतलब प्रोटेस्ट भी होता है, प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, ठीक है ना। तो बताओ बिल्ली को जब गर्म टीन की छत पे रखोगे तो वो तो एक तरह से प्रोटेस्ट ही करेगी ना, भाई मुझे उतारो यहाँ से, है ना। अच्छा आलसी होना, ये तो हो नहीं सकता। उत्तर तो इसका यही है। बीइंग लेजी का मतलब आलसी होना। अर्ज समबडी नॉट टू वरी अबाउट समथिंग, किसी बंदे से निवेदन करना। अर्ज मतलब निवेदन करना। लेकिन बेटा मैं अर्ज के साथ साथ आपको एक शब्द जरूर बताना चाहूंगा। अर्ज के साथ आपको एक शब्द जरूर याद रखना है, प्लेड। इसका मतलब भी निवेदन करना होता है।
और जब इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी तो प्लेडेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेडेड। और इसके लिए एक शब्द होता है, इसको नाउन में चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा? प्ली। प्ली का मतलब निवेदन, और निवेदन करना है तो प्लेड, ठीक है ना। और जब उसका पास्ट टेंस बनाओगे या थर्ड फॉर्म बनाओगे तो उसमें ईडी जोड़ देना। तो ये हो गया। इसके बाद में स्टडिंग वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना, बड़ी मेहनत के साथ, बड़े मेहनत के साथ स्टडी करना, कठिन परिश्रम के साथ स्टडी करना, पढ़ाई करना। तो हमारा आंसर तो इसमें आ चुका है बेटा ऑलरेडी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोलता है भाई। क्वेश्चन नंबर अपना 87, तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें सिनोनिम बताना है, ठीक है ना। कौन से शब्द का? कॉम्प्रिहेंड। कॉम्प्रिहेंड से मैंने आपको 3 शब्द करवा रखे हैं, कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंसिव और कॉम्प्रीहेंशन। इसी प्रकार मैंने आपको कॉम्प्रीहेंड के जैसा एक शब्द एप्रीहेंड, एप्रीहेंड से भी मैंने आपको 3 शब्द करा रखे हैं, एप्रीहेंड, एप्रीहेंसिव और एप्रीहेंशन, है ना। तो कॉम्प्रीहेंड करने का मतलब क्या होता है? चीजों को समझना का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, चीजों को समझना या चीजों को जानना, ठीक है ना। अच्छा, इसका एक मतलब और भी होता है, जब आप चीजों को जान रहे हो और समझ रहे हो तो मतलब थोड़ी जानकारी चाहिए आपके पास या पूरी जानकारी चाहिए? पूरी जानकारी चाहिए, तो आपको उसमें चीजों को छोड़ना पड़ेगा या बहुत सारी चीजों को शामिल करना पड़ेगा? शामिल करना पड़ेगा। तो बस आप ये स्पेलिंग याद रख लो, SSIMIL, इसका मतलब तो है सिमिल, लेकिन आपको इसका मतलब क्या याद रखना है? शामिल। आप इसे क्या याद रख लो? शामिल। और एसिमिलेट का मतलब भी क्या होता है? अक्यूमुलेट करना, चीजों को शामिल करना, इकट्ठा करना। और जब आपको समझना है तो चीजों को, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो बेटा इसके लिए मैं एक शब्द आपको और भी देता हूँ शामिल करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, अक्यूमुलेट। अक्यूमुलेट इसका मतलब भी क्या होता है? चीजों को शामिल करना, अक्रू करना, अक्रू, ACCRUE, अक्रू, उसका मतलब भी यही होता है, ठीक है ना। अच्छा, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? जटिल। बहुत सारी चीजें मिलकर जो बना होता है वो चीजें कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स के लिए बेटा आप कंपाउंड शब्द का यूज भी कर सकते हैं, इसका कंपाउंड का। इसके अलावा आप नेक्सस वर्ड का यूज भी कर सकते हो, नेक्सस। नेक्सस का मतलब होता है मिली भगत, साठ गांठ। अगर लोगों में साठ गांठ हो जाए तो उनके भी रिलेशन खराब हुए, वो इकट्ठे हो गए, किसी मामले इकट्ठे हो गए। नेटवर्क का यूज भी कर सकते हो। नेटवर्क का मतलब भी क्या होता है? लोगों का इकट्ठा होना, किसी चीज का, तो बहुत सारे लोगों का या बहुत सारी चीजों का इकट्ठा हो जाना, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है भाई? रोकना, डिस्युएड करना। इसका मतलब होता है रोकना, किसी को इनहिबिट करना, इनहिबिट करना, रोकना। अगर आप किसी बंदे को कोई काम करने से रोक रहे हो तो आप उसको क्या कर रहे हो? डेटर कर रहे हो, डिटर कर रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो? इनहिबिट कर रहे हो, आप उसको डिस्युएड कर रहे हो। परसुएड का मतलब होता है कोई काम करने के लिए राजी करना, भाई प्लीज तू ये काम कर, या आप ये काम करो मेरे लिए, तो परसुएड कर रहे हो। और डिस्युएड करने का मतलब परसुएड कर रहे हो लेकिन काम करवाने के लिए, ना करवाने के लिए, ना करवाने के लिए। तो इसका डिटर का मतलब होता है परसुएड समबडी, किसी बंदे को आग्रह करना, किसी बंदे से आग्रह करना, किससे? परसुएड समबडी, किस काम के लिए? टू डू समथिंग या नॉट टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग, समबडी नॉट टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग। अब यहाँ पर एस बी का मतलब समबडी और एस टी का मतलब समथिंग हो गया। तो डिस्युएड का मतलब होता है परसुएड समबडी, किसी बंदे से आग्रह करना, नॉट टू डू समथिंग, कि प्लीज आप इस काम को मत करना। को क्या कर रहे हैं? डेटर कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, और या फिर उसको परसुएड कर रहे हैं, डिस्युएड कर रहे हैं। डिस्युएड नहीं, परसुएड का मतलब तो हाँ बोल रहे हैं अभी करना है, और डिस्युएड का मतलब ना करना। तो इसका एक अर्थ और भी हो सकता है, इसके लिए एक शब्द और यूज करते हैं, कौन सा? डिस्युएड। डिस्युएड, और डिस्युएड का मतलब क्या होता है? ये परसुएड का उल्टा है। परसुएड में तो आप बंदे को बोल रहे हो तेरे को ये काम करना है, और डिस्युएड कर रहे हो तो ये काम आपको नहीं करना। समझ गए बात को? हाँ। डिस्टोर्ट का मतलब क्या होता है? बिगाड़ देना, चीजों को विकृत कर देना, डीफेस कर देना, एक तरह से डीफेस कर देना चीजों को, डीफेस कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना चीज, ठीक है। बिगाड़ देना, चीजों को विकृत कर देना। मार भी कह सकते हो इसके लिए, मार। मेक है तो चीजों को बना रहे हो, और मार है तो चीजों को बिगाड़ रहे हो, खराब कर रहे हो। तो डीफेस हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, मार, डिस्ट्रॉय, ठीक है ना। ये हो जाएगा भैया। तो अपना आंसर कौन सा बन गया इसमें? एसिमिलेट वाला। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं भाई क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं क्या। एंटोनिम, एंटोनिम। इंटेंसिव कैसा होता है भाई? इंटेंसिव, इंटेंसिव का मतलब होता है बहुत डीप, बहुत सघन। कई बार मैं आपको क्लास में बोलता हूँ कि हमारी क्लास आज बहुत ज्यादा इंटेंस हो गई,
है ना? तो इंटेंस का मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई बीच में डिस्टरबेंस नहीं हो रही है, एकदम सब आनंद लेके पढ़ाई हो रही है। तो उस ऐसी चीज को बोलते हैं इंटेंस या इंटेंसिव। तो इसका सिनोनिम क्या बन सकता है? इंटेंस। डीप, ठीक है, फियर्स, ये बेटा सभी इसी की जगह यूज होने वाले शब्द। अब इसने पूछा क्या इसका उल्टा, तो उल्टा क्या हो जाएगा? अभी सुपरफिशियल है तो ऊपर से ऊपर का होता है। सुपरफिशियल चीजें हैं तो आप चीज के डेप्थ में, गहराई में जा रहे हो या ऊपर ऊपर? तो बेटा ये सुपरफिशियल, इसका उल्टा हो जाएगा सुपरफिशियल। शैलो, जिसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं? शैलो। शैलो, होलो, होलो शब्द भी यूज हो सकता है इसके लिए, होलो, ठीक है ना? फियर्स का मतलब ले लिखा ही पड़ा है, फियर्स का मतलब खतरनाक, भयंकर वाला, तो ये इसका सिनोनिम हो सकता है इसका, ठीक है। अच्छा, डेयर का मतलब है किसी को चुनौती देना, टू हैव चैलेंज, किसी को कोई काम करने के लिए चुनौती देना, ठीक है। अच्छा बेटा ये शब्द ही नहीं था रीट, ये शब्द ही गलत है, इसको यहाँ पे या तो रीप होना चाहिए था, या तो इसको यहाँ पे रीप होना चाहिए था, और या फिर यहाँ पे रेस्ट होना चाहिए। एक्चुअल में रीट को इंग्लिश में वर्ड ही नहीं होता, ऐसा कोई शब्द नहीं है, ठीक है ना। रीप का मतलब तो आप समझते हो ना, कोई फसल को काटना, फसलों को, किसी क्रॉप को काटना और उसको कलेक्ट करना, मतलब टू कट एंड कलेक्ट ए क्रॉप, तो उसको क्या बोलते हैं? रीप करना। और रेस्ट का मतलब क्या होता है? आराम करना, रिलैक्स करना, ठीक है ना। बेटा एक्चुअल में रीट जैसा कोई वर्ड नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ये मिस स्पेल्ट हुआ, या तो यहाँ पे रेस्ट था और या फिर यहाँ पे रीप था, ठीक है। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 89 पे, 89 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या पूछ रखा है? देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, अंडरलाइन पार्ट है, सब्स्टिट्यूट करना है हमें, क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। और कौन से पार्ट? अंडरलाइन सेगमेंट, कोई भी एक पार्ट है, सेगमेंट का मतलब टुकड़ा जो अंडरलाइन कर रखा है, और हमें उसको सब्स्टिट्यूट करना है। और सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? 4 है। तो इसमें तो बेटा, इसमें तो ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता ही है। एट द फ्रंट ऑफ होता है या इन फ्रंट ऑफ होता है? मतलब किसी दो चीजों की या दो व्यक्तियों की पोजीशन 4 हो सकती है। आप मेरे सामने हो तो मेरे इन फ्रंट ऑफ हो, और आपका और मेरा मुंह आमने सामने है तो हम एक दूसरे के अपोजिट है। अगर आप मेरे बगल में बैठे हो तो बिसाइड हो, ठीक है ना। और आप हो तो मेरे सामने, लेकिन हमारा मुंह एक ही दिशा में है, तो आप मेरे इन फ्रंट ऑफ हो, है ना। तो ये बेटा एट द फ्रंट ऑफ होता ही नहीं है, ये इन फ्रंट ऑफ होता है। ये क्या चीज होता है? इन फ्रंट ऑफ। एक होता है बेटा अपोजिट, एक होता है अपोजिट, एक होता है बिसाइड, और एक होता है बिहाइंड। बेटा अगर कोई घर या मकान या कोई बंदा आपके पीछे है तो वो कहाँ है? बिहाइंड है। अगर कोई बंदा आपके बगल में बैठा है, बाजू में, इस साइड में या इस साइड में, तो वो कहाँ है? आपके इस साइड है। और अगर कोई दो घर है और उन घरों का मुंह आमने सामने है, या दो बंदे बैठे हैं और उनका मुंह आमने सामने है, तो वो किस पोजीशन में है? अपोजिट, अपोजिट टू ईच अदर है। अच्छा, इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी कोई आदमी आपके सामने है, लेकिन उसका मुंह आपके सामने होना चाहिए, या जिस दिशा में आपका मुंह है उसी दिशा में होना चाहिए, तो फिर वो इन फ्रंट ऑफ हो जाएगा। और बेटा एट द फ्रंट ऑफ होता ही नहीं है, इन फ्रंट ऑफ। एक्चुअल में हमारा आंसर इसमें से कौन सा बन जाएगा? इन फ्रंट ऑफ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या पूछ रहा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। सिनोनिम बताना है बेटा, और जो भी अंडरलाइन किया हुआ शब्द हमें उसका सिनोनिम बताना। तो इसमें अंडरलाइन किसको कर रखा है? अंडरलाइन किसी को कर नहीं रखा। तो एक शब्द तो है मेंटेन, यहाँ पे मेंटेन का मतलब चीजों को कंटिन्यू करना, मेंटेन करने का मतलब सस्टेन करना। मेंटेन के दो अर्थ है, कंटिन्यू करना किसी चीज को, और या फिर सस्टेन करना भी कह सकते हैं, इसको सस्टेन करना भी कह सकते हैं, सस्टेन करना, ठीक है। अच्छा, रिवील का मतलब क्या होता है बेटा? शो करना, चीजों को दिखाना, एग्जिबिट करना, एग्जिबिट करना, डाइवल्ज करना, ये बहुत अच्छा शब्द है बेटा। मैं ये चाहूंगा कि आप इस डाइवल्ज वर्ड को जरूर याद रखें। डाइवल्ज का मतलब शो करना, उजागर करना किसी। डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना, और क्लेरिफाई का मतलब स्पष्टीकरण देना, किसी चीज को स्पष्ट कर देना, ठीक है ना। अच्छा, तो अब ये किसका उल्टा है भाई? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज आइडेंटिटी द स्पाई हैड टू ईफेस। अच्छा अच्छा अच्छा, ईफेस का है फिर ये। ईफेस, ईफेस का मतलब क्या होता है? मिटा देना। ईफेस का मतलब मिटा देना, डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, वाइप ऑफ कर देना, वाइप ऑफ कर देना, मिटा देना, रिमूव कर देना, डिलीट कर देना, डिलीट कर देना। समझ गए बात को? तो बेटा बताओ फिर ई फेस के लिए इन चारों में से कौन सा बनेगा? डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना,
ठीक है ना। अच्छा, एक बेटा ई फेस वर्ड भी होता है, ई फेस वर्ड भी होता है, ई फेस, है ना। और एक शब्द होता है सेल्फ ई फेस, एक शब्द होता है सेल्फ ई फेस। इसका मतलब होता है शर्मीला आदमी, जो मतलब खुद को मिटा देना चाहता है। जैसे भीड़ में खड़ा है कोई आदमी, खुद को ये मिटा देना चाहता है, तो क्या उसको लग रहा है कि यार मैं यहाँ दिख, बंदे को बोलते हैं शर्मीला, शर्मीले नेचर का आदमी कोय, शाही आदमी, शर्मीला आदमी। कोय का मतलब भी शर्मीला और शाही का मतलब भी शर्मीला। और अगर लड़की ऐसे नेचर की है तो उसके लिए डीम्योर वर्ड का यूज होता है। डी मोस्टली किसके लिए यूज होता है शर्मीले नेचर की लड़की के लिए? डीम्योर, डीम्योर, डी डीम्योर, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, ई फेस का मतलब मिटा देना होता है। अभी ई फेस का मतलब ही मिटा देना होता है। अगर आपके दिमाग में कोई दुख यादें चल रही है तो आप उनको अपने दिमाग से क्या करना चाहोगे? ई फेस करना चाहोगे, ई फेस करना चाहोगे। और किसी बंदे ने बहुत साफ सुथरी दीवार है, नई बनाई हुई दीवार, नया पेंट किया हुआ, और उस पर कुछ लिख के उसको खराब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो आप उसने उस दीवार को क्या कर दिया? डी फेस कर दिया, डी फेस, उसकी शक्ल बिगाड़ दी, है ना। तो अगर मैं बोलूं राम defaced the wall या defaced the wall by writing on it, इस पर लिख करके, लिख के तो डिफेस कर दिया उसको, उसका रूप बिगाड़ दिया, उसका रंग बिगाड़ दिया, उसको डिफेस करना, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? ई फेस का मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पे? डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर में 9 है जम्बल्ड ऑर्डर। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। मेरा जंबल दे रखा है जिसमें एक ही सेंटेंस के टुकड़े कर रखे हैं चार, और हमें इसका सही सीक्वेंस बनाना है। तो ये अपने पास बेटा चार पार्ट है ना। तो इसमें देखो सबसे पहले तो एन अनपेटल पॉपुलरिटी, ये शब्द ही गलत हो गए। अनपेटल कोई वर्ड ही नहीं होता, ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है। का टेम्पल का टी अगर कैपिटल है तो फिर ये एल भी कैपिटल होना चाहिए था, क्योंकि ये किसी का नाम है। किसी का नाम है तभी तो टी कैपिटल लगा रखा है ना। और अगर टी कैपिटल लगा रखा है तो फिर इसको एल को भी कैपिटल होना चाहिए था, फिर ये किसी जगह का नाम हो जाता। एज शोन बाय इट्स प्री डोमिनेंस इन ए लिटरेचर एंड आर्ट थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेडथ ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स डाउन टू द प्रेजेंट डे। अच्छा, जब बेटा ये टी कैपिटल है तो इस एल को भी कैसा होना चाहिए था फिर? तो इसका मतलब ये किसी जगह का नाम है। नाम क्या है इसका? लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल। तो जब प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, तो नेचुरल सी बात है प्रॉपर नाउन वाला जो पार्ट होता है वो सबसे पहले होना चाहिए। तो शुरुआत किससे करेंगे अपने? क्यू से। शुरुआत किससे कर देंगे? क्यू से। अच्छा, अब इसके बाद में देखो इसने काम क्या किया? एंजॉय। और एंजॉय वर्ब ऐसी है जिसके बाद में हर हाल में क्या आना जरूरी होता है? ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए। तो इस टेम्पल ने एंजॉय किया है, मतलब मजा लिया है किस चीज का? तुरंत बाद में देखो कोई नाउन ये आएगा या एज आएगा या थ्रू आउट आएगा। अब एज है वो क्या चीज है? तो कंजंक्शन है। थ्रू आउट है ये क्या चीज है? प्रीपोजिशन है। तो नाउन कोई, तो नाउन तो फिर एक ही बच गई। ये देखो पॉपुलरिटी, पॉप जिसके लास्ट में आई टी वाई लिखा होता है वो शब्द क्या चीज होती है? नाउन होती है। और बेटा जो ऑब्जेक्ट होता है वो कौन होता है? या कोई नाउन और या कोई प्रोनाउन होता है। तो बेटा पी के बाद, क्यू के बाद में क्या चल जाएगा? पी चल जाएगा। तो लोटस टेम्पल है, उसने इंजॉय किया, मजा लिया है। किस चीज का मजा लिया है? पॉपुलरिटी का। यानी कोई मंदिर है और उसको मजा आ रहा है। किस बात में मजा आ रहा है? कि मैं कितना पॉपुलर हूं, इस बात को लेकर उसको मजा आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें एज लिखें या थ्रू आउट द लेंथ? अब यहां पर एक चीज देखो, हेज के साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी दे रखी है? थर्ड। अगर हेज हेड के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी हो, या तो हेज हेव, और हेड के साथ क्या दे रखा हो? या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, और या इनके बाद क्या दे रखा हो? बीन प्लस वी थर्ड दे रखा हो। तो ये वाक्य, या बीन प्लस वी थर्ड नहीं बेटा, बीन प्लस वी फोर दे रखा हो। तो ये वाक्य किसका बन जाएगा? ये वाक्य या तो परफेक्ट टेंस का है और या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और दोनों ही वाक्यों में क्या आ सकता है? सिंस, फॉर, फ्रॉम, ऑल प्लस टाइम। सिंस प्लस टाइम आ सकता है, फॉर प्लस टाइम आ सकता है, ऑल प्लस टाइम आ सकता है, और फ्रॉम प्लस टाइम आ सकता है। तो इस वाक्य में देखो बेटा फ्रॉम प्लस टाइम दे रखा है। ये देखो कब से इसने मजा लिया है? जो लोटस टेम्पल है उसने मजा लिया है किस चीज का? पॉपुलरिटी का। और कब से हो रहा है ऐसा? फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स डाउन टू द प्रेजेंट डे। कब से? सबसे प्राचीन टाइम से। अर्लीस्ट मतलब सबसे प्राचीन टाइम से। और कब तक मजे ले रहा है वो? आज भी इस चीज का आनंद उठा। प्रेजेंट डे मतलब आज तक। तो बताओ फिर क्या हो जाएगा? क्यू के बाद में पी और इसके बाद में एस।
और लास्ट में क्या चल जाएगा, आर, क्यू पी एस और आर हो जाएगा। तो बेटा कौन सा हो गया, क्यू पी एस और क्यू पी एस आर, फिर तो ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो चलो 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 92 में देखो क्या दे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। क्या चीज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है ना। तो इसमें क्या दे रखा है, थ्योरी ऑफ फिलोसफी ऑफ लॉ। बस बेटा ये लॉ शब्द देखते ही पता लग जाएगा। इसका मतलब होता है जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है न्याय शास्त्र। विधि शास्त्र, न्याय शास्त्र में क्या पढ़ाया जाता है, नियम, न्याय क्या है, एकदम सही न्याय क्या है, फेयर न्याय क्या है, पूरा नीति और न्याय शास्त्र है। उसका नाम क्या होता है इंग्लिश में, जूरिस्प्रूडेंस। एक शब्द में इसके जैसा ही आपको जरूर लिख के देना चाहूंगा, और वो पेपर में बहुत बार रिपीट होता है, जूरिस्प्रेडिक्शन। जूरिस्प्रेडिक्शन, जूरिस्प्रेडिक्शन। जूरिस्प्रेडिक्शन का मतलब होता है आधिकारिक क्षेत्र। जैसे मेरा इस पूरे सिक्कर शहर में मतलब जो भी मामले हैं उनकी सुनवाई मैं कर सकता हूँ। तो ये सिक्कर शहर मेरे लिए क्या है, मेरा जूरिस्प्रूडेंशन है, अधिकार क्षेत्र है, यहाँ पर मेरा अधिकार चलता है यहाँ तक। तो जहां तक आपका अधिकार चलता है वो आपका क्या होता है, जूरिस्प्रूडेंशन होता है। ठीक है ना। अच्छा, फिलिया का मतलब आपको पता ही है, फिल का मतलब ही क्या होता है, लव। और अगर किसी शब्द में मिस जोड़ रखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, हेट, है ना। तो फिलिया का मतलब क्या हो सकता है, लव, अफेक्शन। आगे बात समझ में। फिलिया का मतलब लव भी हो सकता है, अफेक्शन भी हो सकता है। लव का मतलब प्रेम, और अफेक्शन का मतलब भी क्या होता है, स्नेह और प्रेम। ठीक है ना। अच्छा, पैसिफिज्म, शांतिवाद। पैसिफिज्म का मतलब क्या होता है, वाद। और बेटा जहां पर इज्म लिखा आ जाए ना, वहां पर आपको क्या मानना है, बिलीफ। इस बिलीफ का मतलब भी क्या होता है, वाद या मत। और जब यहाँ पर पेशी शब्द लिखा है, ये किससे बना हुआ है, पीस से। पीस मतलब शांति, है ना। तो बेटा प्रशांत महासागर का नाम पैसिफिक क्यों है, क्योंकि प्रशांत में भी तो शांति शब्द है ना, शांत शब्द है ना, इसलिए तो उसका नाम पैसिफिक है। ठीक है ना। तो जो आदमी पीस में भरोसा रखेगा वो वॉर के खिलाफ जाएगा या वॉर को बढ़ावा देगा, वॉर के खिलाफ जाएगा। तो कौन से लोग, कौन सा बिलीफ जिसमें क्या माना जाता है, वॉर्स आर नॉट गुड फॉर सोसाइटी। हमारे समाज के लिए युद्ध अच्छे नहीं होते हैं। तो ऐसा आदमी किस, कौन से सिद्धांत में भरोसा करता है, पैसिफिज्म में। और ऐसा आदमी खुद क्या हो जाएगा, पैसिफिस्ट हो जाएगा, शांतिवादी हो जाएगा। ठीक है ना। कोस्मोलॉजी, पूरे लॉजी का मतलब तो हो गया स्टडी। किसकी, कोस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स। कोस्मोस का मतलब बेटा क्या हो गया, यूनिवर्स। यूनिवर्स, कोस्मोस का मतलब यूनिवर्स। अब कोस्मोलॉजी में क्या पढ़ाया जाएगा, कि यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ और डेवलप कैसे हुआ, डेवलप कैसे हुआ और इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ। अगर कोई बच्चा कोस्मोलॉजी की पढ़ाई कर रहा है तो बेटा वो क्या सीख रहा है, कि हमारा यूनिवर्स है, वो कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, बना कैसे, और उसका डेवलप कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ। तो वो किसकी पढ़ाई कर रहा है, कोस्मोलॉजी की पढ़ाई। समझ में आ गई बात। अच्छा, तो फिर चारों हो गई, ये तो शांतिवाद हो गया, लव और अफेक्शन हो गया, और न्याय शास्त्र हो गया, जूरिस्प्रूडेंस और कॉस्मोलॉजी। तो बेटा जब इसमें लॉ शब्द दे रखा है तो हमारा उत्तर तो पहले से ही क्लियर है कि बात यहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस की हो रही है। ठीक है ना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे, देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 93 पे क्या दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन। हमें ऑप्शन चुना है, दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। किसके बारे में बात हो रही है बेटा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अच्छा, ये इतने सारे शब्द हमें दे रखे हैं, और इतने सारे शब्दों की जगह हमें इन चारों में से किसी एक शब्द को दे। तो इसमें क्या दे रखा है भाई, लिवलीहुड किसको बोलते हैं बेटा, जीविका। आजीविका भी जिसको बोल सकते हैं, आजीविका, रोजी रोटी कमाना। लिवलीहुड मतलब आजीविका कमाना। आजीविका किस लिए कमाते हो, घर गृहस्थी चलाने के लिए, बच्चों का पेट पालने के लिए जो आप कमा रहे हो वो क्या है, आपकी लिवलीहुड है। ठीक है ना। लिविड, लिविड का मतलब होता है गुस्से में, बहुत ज्यादा गुस्से में, एंग्री। फ्यूरियस, गुस्से में। इससे मैं दो शब्द आपको और बताना चाहूंगा, फ्यूरियस से, फ्यूरस शब्द, एक शब्द क्या है, फ्यूरर, इसका मतलब है गुस्सा। इसी से एक शब्द और बनता है, फ्यूरर, इसका मतलब होता है
अत्याचारी राजा जिसके अंदर गुस्सा भरा पड़ा हो, अपनी प्रजा को बेवजह ही सजा देता हो, ठीक है ना। जैसे ये हिटलर का नाम था, हिटलर का नाम क्या था, फ्यूरर। और फ्यूरर हिटलर किस बात के लिए फेमस है, शांति प्रिय होने के कारण या युद्ध और लड़ाई और खून खराबे के कारण। तो इसलिए बेटा फ्यूरर का मतलब ही क्या होता है, एक टायरेनिकल किंग। टायरेनिकल, टायरेनी का मतलब होता है अत्याचार, और टायरेनिकल है तो बेटा कैसा हो जाएगा, अत्याचारी। और रूलर मतलब शासक, रूल का मतलब क्या होता है, शासक, और रूल का मतलब शासन, और रूलर है तो शासक। बेटा इस शब्द का जन्म किससे हुआ है, फ्यूरर से। फ्यूरर किसका नाम था, हिटलर का, ठीक है ना। अब इसी से दो शब्द बन गए फ्यूरर से, एक तो ये फ्यूरर बन गया और एक ये फ्यूरियस बन गया। फ्यूरर का मतलब तो होता है एंगर, एंगर। और फ्यूरियस कैसा होता है, एंग्री। इसका मतलब होता है एंग्री, गुस्सेल, एंगर, ठीक है ना। ये एंग्री, सॉरी एंग्री, गुस्सेल, गुस्सेल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, लाइव स्टॉक किसको बोलते हैं, पशुधन। पशुधन, हमने जो एनिमल्स पाल रखे हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, ठीक है ना, वो क्या चीज है, हमारा लाइव स्टॉक है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, कैटिल। जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, कैटिल बोल सकते हैं, पशुधन। एक भर्ती आती है ना, एलएसए, एलएसए की भर्ती नाम सुना है, लाइव स्टॉक असिस्टेंट, पशुधन सहायक, सुना है ना नाम। तो बेटा उसमें एलएस का मतलब क्या होता है, लाइव स्टॉक, और असिस्टेंट का मतलब सहायक, पशुधन सहायक। तो बेटा उसमें एलएस का नाम लाइव स्टॉक होता है ना। अच्छा, लाइवरी स्टेबल, स्टेबल का नाम होता है अस्तबल। अस्तबल नाम सुना है ना, जहां पर घोड़ों को रखा जाता है बेटा, वो क्या चीज होता है, स्टेबल होता है, स्टेबल। और लाइवरी स्टेबल होता है वो क्या चीज होता है, जहां पर या तो किसको रखे जाते हैं, हॉर्सेस को, और या किसको रखा जाता है, ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल है, जहां पर हम किसको रखते हैं, हॉर्सेस को, और या व्हीकल्स को भी रख सकते हैं, जैसे गाड़ियां हैं, कारें वगैरह, उनको रखा जाता है। और ये व्हीकल्स काम में क्या लिए जाने हैं, किराए पर देने हैं जिन, टू लेट आउट, टू लेट आउट, टू हायर, हायर, या फॉर हायरिंग। और हायर पर देना है तो जब आपको काम करवाना है घर पे या खेत में, तो बंदे क्या करते हो आप, हायर करते हो, तो हायर का मतलब किराए पे लेना। अच्छा, और लेट आउट का बोर्ड आपने घरों के आगे लगाया हुआ देखा ही है, लेट का बोर्ड है तो मतलब किराए पर देना है हमें, ये चीज है ना। तो लाइब्रेरी स्टेबल का मतलब बेटा पता है क्या बन जाएगा, एक स्टेबल, स्टेबल वेयर, जहां पर या तो हॉर्सेस या व्हीकल्स को क्या किया जाता है, टू लेट, लेट आउट, लेट आउट किराए पर, लेट आउट मतलब दिया जाता है, और किस शर्त पर, हायरिंग, किराए पर पैसे लेंगे, और इसके बाद आप हमारी गाड़ी को एक दिन दो दिन के लिए यूज कर सकते हो, या मतलब समझ गए बात को। तो उस कंडीशन को बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं लाइव स्टेट। तो अभी अपना क्वेश्चन आ गया भाई 94, देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर अपना 94, ठीक है। 94 में है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। हमें अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है, और बेटा शब्द अपने पास क्या है, बी विचिंग, विच, एक शब्द है बिच, बिच का मतलब फीमेल डॉग, समझ गए बात। फीमेल डॉग होती है उसको क्या बोलते हैं, विच बोलते हैं। बेटा इस विच का मतलब होता है जादूगरनी, क्या है ये चीज, जादूगरनी, ठीक है ना। अच्छा, जादूगर है तो उसको बोलते हैं विजार्ड, क्या बोलते हैं उसको, विजार्ड। अच्छा, जादूगरनी क्या करती है, जादू टोना करती है, लोगों को सम्मोहित कर लेती है, वो उसको लोगों को बिल्ली बना देती है, लोगों का कलेजा निकाल लेती है। लेकिन ये सारी बातें कैसी है, बकवास है ना, ऐसा एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन विच होती कौन है, जादूगरनी। तो बी विच करने का मतलब होता है जादू कर देना किसी, जादू कर देना, ठीक है ना। अच्छा, ये एल और शब्द है, इसमें आपको LEURI का मतलब तो बन रहा है लूरी, लेकिन आप इससे क्या याद रख लो, लोरी। जब छोटा बच्चा होता है और उसको उसकी माँ लोरी सुनाती है, तो उस पर वो लोरी किसका काम करती है, जादू जैसा, उसको तुरंत नींद आ जाती है ना। तो बी विच का सिनोनिम क्या बन सकता है, एल्योर करना, एल्योर करना, किसी को टेम्प्ट करना, टेम्प्ट करना किसी, ठीक है ना। अच्छा, किसी को कैप्टिवेट करना, कैप्टिवेट करना, एनचेंट करना, सम्मोहित करना, ठीक है, एनचेंट करना, स्पेल बाउंड करना, मेस्मेराइज करना, है ना। शब्द हमने शायद इसी इसी पेपर में ये इसी प्रकार के शब्द आए हैं ना, मंत्रमुग्ध करना, मेस्मेराइजिंग वगैरह। बेटा वो सारे इसी के सिनोनिम है, मेस्मेराइज करना किसी को, स्पेल बाउंड करना, ये भी इसी के सिनोनिम्स होते हैं। हाँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका बी विचिंग वाला। पेनफुल चीजें कैसी होती है बेटा, दर्ददायक, दर्द देने वाली, ठीक है ना। रूड कैसा होता है, बूरिश आदमी, बूरिश आदमी, गंवार आदमी,
ठीक है, बर्बर्स बारबर्स आदमी, हाँ असभ्य और गंवार आदमी, ठीक है ना। रिपल्सिव घृणास्पद, रिपल्स करने का मतलब क्या होता है, जिसको देखकर हमें घृणा हो जाए, रिपेल मतलब डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग चीजें, ठीक है ना बेटा। रिपल, अच्छा इसके लिए रिपल्स शब्द ना, इस रिपल्स है, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है रिपल्स का, रिपील भी हो सकता है, रिपील भी, तो इसका मतलब होता है रोकना। रिपल्स और रिपील का मतलब क्या होता है, रोकना, अट्रैक्ट करना या डिस्ट्रैक्ट, अट्रैक्ट करना या दूर रिपेल करना। इलेक्ट्रिकली चार्ज चीजें होती है वो एक दूसरे को क्या करती है, इलेक्ट्रिकली चार्ज चीजें वो एक दूसरे को क्या करती है, रिपील करती है, रिपील करती है, या तो अट्रैक्ट करती है और या रिपील करती है। अट्रैक्ट कर, लाइक पोल्स, लाइक पोल्स रिपेल, रिपील ईच अदर। लाइक पोल्स मतलब समान ध्रुव, ध्रुव दो होते हैं, या तो दोनों उत्तरी और या दोनों दक्षिणी। तो बेटा दोनों लाइक है तो सेम है ना। तो अगर दोनों उत्तरी ध्रुव है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपील करेंगे। अगर चुंबक है, अगर उसके उत्तरी ध्रुव के पास दूसरी चुंबक का उत्तरी ध्रुव लेके जाओगे तो वो एक है, वो दूसरे से दूर भागेगा। और अगर एक उत्तरी और एक दक्षिणी है तो एक दूसरे के नजदीक आएंगे। तो यहाँ पर लाइक की जगह मैं क्या लिख दूं, अनलाइक लिख दूं, मान लिया अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, रिपील का उल्टा क्या होता है, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अट्रैक्ट का मतलब नजदीक लाना और रिपील का मतलब प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण दूर भेजना। तो वो क्या करेंगे एक दूसरे को, अनलाइक है तो अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। समझ में आ गई बात। अच्छा कोई सेना आई आकर के और कुछ लोग दंगा फसाद कर रहे हैं उनको भगा दिया, तो उसको क्या कर दिया, रिपल्स कर दिया। द आर्मी या द फोर्सेस रिपल्स, रिपल्स द अटैकर्स, हमलावर मान लो, कुछ भी मान लो, उनको क्या कर दिया, रिपल्स कर दिया। तो रिपल्स करने का मतलब उनको भगा दिया, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बना, बीविचिंग का एल्यूरिंग हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग किसका गलत है हमें ये देखना है ना। तो इसमें क्या चीज है, डेजर्टेड, बेटा स्पेलिंग होती है डेजर्ट की, पता है, DESERT, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान भी हो सकता है, और किसी को अकेला छोड़ दे, रेगिस्तान का मतलब ही क्या होता है, अकेलापन, सूखा, अकेला, जहाँ मिट्टी है, आसपास कोई नहीं है। तो अगर आप अपने किसी दोस्त को या मित्र को अकेला छोड़ दिया तो आपने उसको क्या कर दिया, डेजर्ट कर दिया, ठीक है ना। अब इसकी सेकंड फॉर्म है तो क्या बना देंगे, बना देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद में है परसिक्यूशन, यहाँ पर एस ई होना चाहिए परसिक्यूशन में, और ये शब्द होता है क्या है मैं बताता हूँ आपको, पहले ये दोनों वर्ड देख लूँ, रेबल और परसिस्टेंट, परसिस्टेंट कंटिन्यू। अगर आप किसी मामले में परसिस्ट कर रहे हो, परसिस्टेंट कर रहे हो, तो परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यू करना, क्विट कर देना या कंटिन्यू लगे रहना, लगे रहना, परसीवियर करना, परसीवियर, परसीवियर करना, परसीवियर करना, परसीवियर का मतलब जुझारूपन होता है या छोड़ के भाग जाना समस्या को, समस्या देखते ही छोड़कर भाग जाना या डटे रहना, डटे रहना, उसको ही तो परसिस्टेंट करना बोलते हैं, उसी को परसिवियर करना बोलते हैं, ठीक है ना। कंटिन्यू करना, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यू करना। उल्टा है तो बेटा क्या करेगा आदमी, स्केप करेगा, भाग जाएगा, भगोड़ा बन जाएगा, और या उसको क्या बोल देंगे कि वो क्विट कर गया, भाई बीच में क्विट कर गया, ठीक है ना। अच्छा रेबल का मतलब होता है, भीड़ के लिए दो तीन शब्द होते हैं, एक तो होता है क्राउड जैसे, एक हो गया मोब, एक हो गया थ्रोंग, ठीक है ना, एक हो गया रेबल, ठीक है। बेटा सामान्य भीड़ है कहीं पर इकट्ठी हो रखी है तो वो कौन है, क्राउड है। अगर वो भीड़ तोड़ फोड़ पर उतारू हो जाए, गाड़ियों को आग लगा दे, लोगों के साथ मारपीट करने लग जाए, तो क्या बन गई, मोब। और जो सामान्य भीड़ चल रही है, एक दूसरे से धक्का मुक्की करती हुई भीड़ चल रही है, अब दुनिया जान की भीड़ है, उसको क्या बोलते हैं, थ्रोंग। जिसको थ्रोंग, अगर थ्रोंग हो जाए तो वो एरिया कैसा होगा, कंजेस्टेड। कंजेस्टेड एरिया का मतलब बहुत सारी जनता है, तो वहां पर क्या चीज है, थ्रोंग है, भीड़ है लोगों की। अच्छा रेबल, रेबल होती है वो भी भीड़ होती है, लेकिन संभावना है कि वो किस में चेंज होने वाली है, मोब में चेंज होने वाली, ऐसी भीड़ जिसके क्या बन जाने की संभावना है, तोड़ फोड़ पर उतर जाने की संभावना है, वो रेबल कहलाता है। तो इसका मतलब होता है, रेबल का मतलब होता है ए क्राउड लाइकली टू, जिसकी संभावना है टू टर्न, परिवर्तन हो जाने की, किसमें,
हिंसक, या तो मोब लिख दो और या वोयलेंट लिख दो। मोब है तो भी वो कैसी है, हिंसक है, चाहे वोयलेंट भी लिख सकते हो, यहाँ पर हिंसक होने की उम्मीद है जिसकी, तो वोयलेंट, यहाँ तो वोयलेंट। एक भीड़ जिसके पूरे पूरे चांस है कि ये भाई हिंसक होने वाली है, तो उसको रेबल बोलते, ठीक है ना। अच्छा, परसिक्यूट और प्रोसिक्यूट, बेटा ये दो शब्द बता रहा हूँ और इनको ध्यान देना जरूर जरूर, बेहतरीन शब्द है बेटा ये परसिक्यूट। परसिक्यूट का मतलब होता है ऑप्रेस करना, लोगों को दबाना, ऑप्रेस, दमन करना लोगों का, उत्पीड़न करना, उत्पीड़न करना, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसको नाउन में चेंज करना है तो परसिक्यूशन, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, क्या किया जा रहा है, परसिक्यूट किया जा रहा है। और अगर उसको नाउन में चेंज करना है तो परसिक्यूशन। एक शब्द होता है बेटा प्रोसिक्यूट, एक शब्द होता है प्रोसिक्यूट, और इसी से एक शब्द बनता है प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर, तो प्रोसिक्यूटर तो कौन होती है भाई, प्रोसिक्यूटर तो कौन होते हैं, वकीलों को क्या बोला जाता है, प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर कौन होता है, लॉयर, एडवोकेट, ठीक है, अटॉर्नी, सोलिसिटर, सोलिसिटर। समझ में आ गई बात बेटा, ये चारों ही वकील ही होते हैं। भारत का सबसे बड़ा वकील जो सरकार की तरफ से केस लड़ता है वो कौन होता है, अटॉर्नी जनरल, और उसका हेल्पर कौन होता है, सोलिसिटर जनरल। अच्छा, लॉयर और एडवोकेट आप जानते ही हो, ठीक है ना, तो ये वकील ही होते हैं केस लड़ने वाले। अच्छा, तो प्रोसिक्यूट करने का मतलब क्या हुआ, प्रोसिक्यूट का मतलब होता है किसी आदमी पर आरोप लगाना और फिर उसको कोर्ट में जाकर के साबित करना कि इस बंदे ने ये क्राइम किया है, तो वो क्या कर रहा है, प्रोसिक्यूट कर रहा है। और ये काम किसका होता है, ऐसा करना काम किसका होता है, प्रोसिक्यूटर का काम। तो प्रोसिक्यूट का मतलब क्या हो गया, प्रोसिक्यूट का मतलब क्या हो गया, टू चार्ज ए पर्सन विद अ क्राइम, टू चार्ज, आरोप लगाना, किस पर, किस पर, विद अ पर्सन, टू चार्ज ए पर्सन, किसी बंदे पर एक आरोप लगाना, ए विद अ क्राइम। और ये काम किया कहां पर जाएगा, कहीं गांव में पेड़ के नीचे बैठ के, दुकान पर बैठ के, या कोर्ट में, कोर्ट में, इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। घर पे नहीं, चार आदमियों में बैठ के पंचायती में साबित कर दिया, नहीं, कोर्ट में ले जाके अगर आप किसी आदमी पर आरोप लगा रहे हो और उनको प्रूव भी कर रहे हो कि देख इस आदमी ने ये गुनाह किया, तो आप उसको क्या कर रहे हो, प्रोसिक्यूट कर रहे हो। और इसलिए आपकी पोस्ट क्या है, प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट। और प्रोसिक्यूट का मतलब उत्पीड़न करना, किसी का उत्पीड़न करना, ऑपरेस करना किसी को, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो रह गया भाई अपना क्वेश्चन नंबर है 96, देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 90, देखो क्या दे रखा है। क्लोज टेस्ट आ गया, तो इसमें तो 96 क्या है, अब तो 100 तक 500 इसी में मिलेंगे अपने को सारे के सारे। से कि एज आई, जैसे ही मैंने, अब क्या किया, मैंने क्रॉस किया है कि मैंने पास किया है कि मैंने एंटर किया है, ड्राउन किया, जो भी, ड्राउन बोले तो डूबना, पास बोले तो पार करना, क्रॉस बोले तो पार करना, और एंटर बोले तो प्रवेश करना। अच्छा, पास का मतलब होता है उत्तीर्ण होना, किसी चीज से गुजरना। और क्रॉस का मतलब कोई नदी वगैरह या मतलब कोई जंगल वगैरह, उसको पार करना क्रॉस। सड़क पार करना तो भी क्रॉस करना बोलेंगे, सड़क को पार करे हो तो आप उसको पास करना नहीं बोलेंगे, आप उसको क्या बोलोगे, क्रॉस करना बोलो। तो देखते हैं इसने क्या बोला है, स्ट्रीम। मैंने क्या किया, इन चारों में से एक काम किया, मैंने किस चीज को, वो बात, ये क्रिया किस पर लागू हो रही है, स्ट्रीम पर। तो स्ट्रीम को क्या किया जाता है भाई, नेचुरल सी बात है, क्रॉस करोगे आप उसको, कोई झरना है, कोई स्ट्रीम है, उसको आपने क्या किया, क्रॉस किया। तो क्या हुआ, जब आपने किसी स्ट्रीम को क्रॉस किया तो क्या हुआ भाई, और फिर आपने क्या किया, बिगेन क्लाइंबिंग द हिल, कोई हिल है उस पर आपने क्लाइंब करना शुरू कर दिया। तो जब आप हिल पर क्लाइंब कर रहे हो तो नेचुरल सी बात है, पहले स्ट्रीम को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना ही पड़ेगा। ये थोड़ी अभी झरने पर खड़े खड़े पर्वत पर चढ़ने लग जाओगे, पहले उसको क्लाइंब क्रॉस करना पड़ेगा ना। तो आपने क्या किया, स्ट्रीम को क्रॉस किया और हिल पे क्लाइंब करना शुरू कर दिया। तो आपके साथ क्या हुआ, ग्रंट और चैटर का इंक्रीज, मतलब एक तो ग्रंटिंग और एक चैटरिंग, ये दोनों इंक्रीज होने लग गई। इंक्रीज करने का मतलब बढ़ने लग गई, कोई आवाजें हैं, ग्रंटिंग और चैटरिंग की आवाजें, वो उसका शोर शराबा कम हो गया या ज्यादा होने लग गया, ज्यादा होने लग गया। एज दो द लंगूर्स वर ट्राइंग,
और इससे मुझे क्या लगा, जैसे कि लंगूर है वो ट्राई कर रहे हैं किस बात की, टू वॉर्न मी, मुझे सचेत करने की, वॉर्न से मतलब वार्निंग बनता है ना, तो वो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लंगूर है वो मुझे चेतावनी दे रहे हैं, ठीक है ना। किस बारे में, सम हिडन डेंजर, तो डेंजर के बारे में, वो डेंजर कैसा है, सामने है मेरे या हिडन है, हिडन डेंजर है, और वो लंगूर मुझे बोल रही है कि भाई तू अभी भी समझ जा, कुछ ना कुछ पंगा होने वाला है, ठीक है ना। आई लुकड अप, मैंने ऊपर देखा, एंड सा, और मैंने देखा एक ग्रेट ऑरेंज गोल्ड लेपर्ड स्लीक एंड स्पॉटेड। अच्छा मैंने क्या देखा भाई, तेंदुआ, ऑरेंज गोल्ड उसका कलर है, और स्लीक का मतलब होता है चमकदार, स्लीक का मतलब होता है चमकदार, ठीक है ना। अच्छा और कैसा है वो, स्पॉटेड है, उसकी बॉडी पे स्पॉट्स बने हुए हैं, धब्बे, ठीक है ना। और वो कर क्या रहा है, ओने रोक एक चट्टान पर, तो एक चट्टान पर इन चारों में से क्या काम कर सकता है वीवो, या तो प्ले, ठीक है ना, और या स्विंग, और या डांस, और या पोइज, इन चारों में से। अच्छा अब एक बात देखो, जब इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है तो आईएनजी फॉर्म सीधी लगा दोगे। जब इज आर एम बोथ वर शेल बी विल बी हैज बीन हैव बीन हैड बीन नहीं लगा रखा तो सीधी आईएनजी फॉर्म लगा दोगे, नहीं लगाओगे, तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। और ये घटना कब की बता रहा है, पास्ट की। ये देखो यहाँ पर वर्ब की फॉर्म कौन सी है, बिगेन है, और शुरुआत में क्या लिखा था, क्रॉस्ड है, तो दोनों पास्ट टेंस है, तो नेचुरल सी बात है ये भी पास्ट में जाएगा। तो वो क्या कर रहा था, वो जो जो लेपर्ड है तेंदुआ, वो क्या कर रहा था, पोइज्ड, पोइज्ड मतलब बैठा हुआ, ठीक है ना, चट्टान पे, अबाउट 20 फीट अवे फ्रॉम मी, और मेरे से कितना दूर है, मेरे से इतना दूर है वो, ठीक है ना। द लेपर्ड लुक्ड, उसने, इस लेपर्ड ने ये काम किया किसकी तरफ, मेरी और, एक बार, और फिर उसने क्या किया, ब्रीफली मतलब थोड़ी सी देर के लिए, एंड विद एन एयर ऑफ डिसडेन, एयर मतलब हवाबाजी कहते हैं ना, ये बंदा बड़ी हवाबाजी करता है, तो एयर का मतलब एटीट्यूड, और किस चीज का एटीट्यूड, डिसडेन, डिसडेन बोले तो घृणा, उसने मेरी और किस नजर से देखा, हिकारत और घृणा की दृष्टि से, तुच्छ जानवर मेरे सामने क्या कर रहा है, अभी खा जाऊंगा तेरे को, है ना। तो इसने घृणा और हिकारत के दृष्टिकोण से मेरी ओर देखा, एंड देन स्प्रेइंग, फिर वो स्प्रेइंग इनटू अ डेंस थिकेट, थिकेट का मतलब होता है पेड़ों का झुंड, जिसके लिए अच्छा सा शब्द लिख रहा हूं, याद रखना इसको, कॉप्स, ग्रूव, ठीक है। इन दोनों का मतलब होता है वृक्षों का झुंड, लेकिन ये अच्छा शब्द है क्योंकि इस प्रकार के 3-4 शब्द होते हैं, कॉप्स होता है, ठीक है ना, कॉर्प्स होता है, तो ये शब्द अच्छा शब्द है। झाड़ियों का और पेड़ों का झुंड होता है बेटा, उसको कॉप्स बोलते हैं। और थिकेट का मतलब भी वही होता है, थिकेट का मतलब भी वही होता है, वृक्षों और झाड़ियों का झुंड। तो उस तेंदुए ने क्या किया भाई, उसने क्या किया, स्प्रिंग मतलब छलांग मार के चला गया, डेंस मतलब घना, और थिकेट क्या चीज है, वृक्षों का झुंड है, उसमें चला गया। फिर उसने क्या किया, मेकिंग नो साउंड, मेकिंग नो साउंड। अब नो के साथ देखो हमें कौन से शब्द का यूज करना, कितने नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर कितना है अपना, 98 ही है ना। हाँ, तो मेकिंग नो साउंड, अब नो का मतलब कितना होता है भाई, नो का मतलब कितना होता है, नो में कितनी क्वांटिटी होती है, बिल्कुल ही नहीं है। नो साउंड का मतलब कितनी का आवाज है, बिल्कुल ही आवाज नहीं है। और बिल्कुल का मतलब कितना होता है, टोटल। और इन चारों में से टोटल बताने वाला शब्द कौन सा है, एब्सोल्युटली। अगर मैं आपको बोलूं यू आर टोटली राइट, यू आर कंप्लीटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, तो बताओ एब्सोल्यूट टोटल हुआ कि नहीं हुआ। अब मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर टोटल की जरूरत है, क्योंकि नो का मतलब क्या होता है, टोटल है। नो साउंड का मतलब 1% भी आवाज नहीं आ रही। तो जब नो टोटल बता रहा है तो मुझे यहाँ पर भी टोटल बताने वाला शब्द चाहिए। तो मेकिंग एब्सोल्युटली नो नो साउंड, कोई भी आवाज ना करते हुए। एज इट मेल्टेड इन द शेडो, जैसे कि वो मेल्ट कर गया शेडो, परछाइयों, मुझे ऐसे लगा जैसे वो परछाइयों में कहीं पिघल गया हो, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया वो, ठीक है ना। आई हैड द लेपर्ड इन इज क्वेस्ट फॉर फूड। अब मैंने क्या किया था भाई, आई का मतलब मैंने, और अब देखते हैं आगे क्या दे रखा है इसने। आई का मतलब मैंने, अब हेल्प करी है या डिस्टर्ब किया है या मतलब फैसिलिटेट किया है या प्रिवेंट किया है, किसको, लेपर्ड को। और वो कर क्या रहा है, क्वेस्ट, क्वेस्ट का मतलब क्या होता है, खोज। क्वेस्ट का मतलब क्या है, वो सर्च कर रहा है, सर्च, सर्च फॉर, किसी चीज की खोज कर रहा है। तो आपने खोज में क्या किया, उसकी मदद करी है या डिस्टर्ब किया है या फैसिलिटेट किया है या प्रिवेंट किया है। आगे देखो इसने क्या लिखा है, बट क्वेस्ट फॉर फूड। अच्छा अगर अब उसने मदद करी होती उसकी, तो वो भागता वहां से या उसके करीब आता, करीब आता कि अगर वो बंदा उसकी मदद कर रहा होता फिर तो वो उसके नजदीक आता। लेकिन वो तो भाग गया वहां से, भागने का मतलब क्या हुआ, वो जो तेंदुआ जिस प्लान में बैठा हुआ था, इस बंदे ने उसके प्लान को
बिगाड़ दिया, तो जब प्लान को बिगाड़ दिया तो नेचुरल सी बात है डिस्टर्ब किया उसने उसको, ठीक है ना। अच्छा, हेल्प करने का मतलब मदद, और प्रिवेंट करने का मतलब रोकना। अच्छा बेटा, प्रिवेंट शब्द आ सकता था यहाँ पर, लेकिन अगर प्रिवेंट शब्द आता तो बीमारी क्या पड़ती पता है? प्रिवेंट के साथ हमेशा किसका यूज होता है? फ्रॉम का यूज होता है। जैसे मैंने आपको रोका तो आई प्रिवेंटेड यू, मैंने आपको रोका फ्रॉम गोइंग होम, घर जाने से। यहाँ पर प्रिवेंट शब्द लगा सकता था मैं, लेकिन बीमारी क्या पड़ रही है? यहाँ मैं प्रिवेंट लगा देता तो फिर यहाँ पर इन थोड़ी ना आता, मुझे फ्रॉम शब्द का यूज करना, ठीक है ना। अच्छा, फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान बना देना। फैसिलिटेट का मतलब आसान बनाना क्यों होता है? आप पढ़ना चाहते हो, हमने आपके लिए लाइब्रेरी बना दी, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार भी लगा दिया, टीचर भी हर टाइम उपलब्ध करवा दिए, तो हम आपको क्या दे रहे हैं? फैसिलिटी। हम आपको क्या दे रहे हैं? फैसिलिटी। और जब कोई भी आदमी किसी आदमी को फैसिलिटी देता है तो वो उसके काम को क्या कर रहा है? फैसिलिटेट कर रहा है। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? टू मेक इजियर, टू मेक इजी, किसी चीज को इजी बना देना या किसी काम को पॉसिबल बना देना। अब ये फैसिलिटेट शब्द याद रह जाएगा ना भी, फैसिलिटेट का मतलब आसान करना, क्योंकि फैसिलिटी दी गई और फैसिलिटी दोगे तो काम अपने आप फैसिलिटेट हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चा एक शब्द होता है फैलिसिटेट। फैलिसिटेट, ये शब्द भी जरूर नोट करिएगा और ध्यान दीजिएगा, ये शब्द बहुत बार यूज होता है, ये बहुत बार यूज होता है ये शब्द फैलिसिटेट। फैलिसिटेट इसका मतलब होता है कॉन्ग्रेचुलेट करना, किसी को बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक है ना। और फेलिसिटेशन हो जाए, जब इसमें आई वन जोड़ दूंगा तो ये नाउन बन जाएगी, इसका मतलब बधाई देना नहीं, बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशन। बेटा ये शब्द जरूर याद रखिएगा, ये अच्छा शब्द है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। ये दोनों शब्द मैं ये चाहूंगा कि आपके ये दोनों शब्द जरूर नोटिस में रहने चाहिए, एक तो फैसिलिटेट और एक फेलिसिटेट। और फेलिसिटेट याद हो गया तो बेटा फेलिसिटेशन तो फिर अपने आप हो जाएगा याद, है ना। तो और प्रिवेंट का मतलब रोकना, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा इसमें? मैंने क्या किया था? आई हैड डिस्टर्ब्ड, मैंने डिस्टर्ब किया था किसको? तेंदुए को, किस काम में? उसकी खोज में। अब खोज, मुझे क्वेस्ट का मतलब खोज क्यों पता है? क्योंकि मुझे पता है क्वेस्ट से क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन में आप खोज कर रहे हो कुछ या बता रहे हो कुछ। क्वेश्चन का मतलब प्रश्न होता है, प्रश्न का मतलब सवाल है। तो वो सवाल, उसके पास एक सवाल था किस चीज का? भोजन का। अब भोजन का सवाल मतलब वो भोजन ढूंढ रहा था, तो ढूंढ रहा है तो मैंने उसके ढूंढते हुए काम के बीच में उसको क्या कर दिया? मैंने डिस्टर्ब कर दिया उसको, है ना। बट अ लिटिल लेटर, लेकिन थोड़ी सी देर बाद में आई हर्ड, मैंने सुना, पिकनिंग, क्राई, क्राई मतलब चीख, ओ वे बार्किंग डियर, डियर की चीख सुनी, एज इट फ्लेड, जैसे कि वो भाग रहा था। फ्लीड, फ्लेड बेटा किससे बना है? फ्ली से। फ्ली की सेकंड फॉर्म क्या है? फ्लेड। वो भाग रहा था थ्रू द फॉरेस्ट, थ्रू मतलब यहां से वहां जंगल में। आफ्टर दैट, उसके बाद में क्या हुआ? आई डिड नॉट सी द लेपर्ड अगेन, मैंने तेंदुए को दोबारा नहीं देखा। तो आफ्टर का मतलब, आफ्टर का मतलब हो जाएगा भाई, आफ्टर दैट के साथ एक शब्द और है तो क्या हो जाएगा? आफ्टर, बाद में, दैट, उस, वो मतलब मैंने दोबारा नहीं देखा, अगेन नहीं देखा उसको। डिड नॉट सी अगेन, इसका मतलब दोबारा नहीं देखने का मतलब एक बार देखा था, है ना। और जब आपने तेंदुए को एक बार देखा था तो वो क्या था? उस तेंदुए के साथ आपका एक्सचेंज था या मीटिंग थी या एनकाउंटर था या क्वारल था? एनकाउंटर होता है बेटा, जब आपको ना चाहते हुए भी कोई चीज आपके सामने आ जाए तो आपने उस चीज को क्या किया? एनकाउंटर किया, सामना हुआ आपका। मीटिंग तो तब होती ना जब आपने तेंदुए को पत्र लिखा होता, डियर तेंदुए प्लीज आइए, मुझे आपसे बात करनी है, तो वो मीटिंग होती, ठीक है ना। एक्सचेंज का मतलब तब होता जब वो आपसे कुछ मिठाइयाँ मिठाइयाँ वो देता आपको, आप भी कुछ देते, तो वो एक्सचेंज होता। लेकिन यहाँ तो क्या है? ना चाहते हुए भी सामना हो गया, तो इसलिए वो क्या हुआ आपका? उसके साथ एनकाउंटर हुआ। तो उस एनकाउंटर के बाद आई डिड नॉट सी द लेपर्ड अगेन, मैंने तेंदुए को नहीं देखा। बेटा ये आज के क्वेश्चन तो हो गए हल। नए पेपर के साथ, अगले पेपर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और हार्ड वर्क करते रहो।